चलिए साथ ही शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था। आज उसके हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। डेली एक पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास को निम्नलिखित में से किस डोमेन में विभाजित किया गया है? बाल विकास को निम्नलिखित में किस डोमेन में विभाजित किया गया है, मतलब किस तरीके से। तो पहला है ऑप्शन मोटर, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और सामाजिक। उसके बाद है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक तो बात ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा देना ही नहीं, इसको छोड़िए, ये होगा ही नहीं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, यांत्रिकी और सामाजिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है शारीरिक, संज्ञानात्मक, यांत्रिकी और सामाजिक। मतलब पहले उसके शारीरिक देखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सीधे सिर से पैर तक होता है? विकास सीधे सिर से पैर तक होता है। तो आपका ऑप्शन है सेफ्लोकॉल सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, सी विशिष्ट सिद्धांत और लास्ट है मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। तो सिर से पैर की ओर सिद्धांत को कहते हैं सेफ्लोकॉल्ड सिद्धांत कहा जाता है। कॉडल, सेफ्लोकॉडल सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह प्रेम से वंचित थे। अपने बचपन के आखिरी दिनों में उन्होंने माफ कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में राघव व्यक्तिगत स्नेह से वंचित थे। अपने बचपन के आखिरी दिनों में उन्हें विचारशील शिक्षक मिले। फिर उनको लोगों पर भरोसा करने में परेशानी होती है और जोखिम लेने के लिए साहस की कमी। विकास का कौन सा निर्गम राघव के मामले में उपयुक्त वर्णन करता है? अब क्वेश्चन है, निरंतरता असंततता का निर्गम, जल्दबाद के अनुभव का निर्गम, प्राकृतिक पोषण निर्गम, तीसरा है एकरूपता व्यक्तित्व का निर्गम। चलिए आप लोग गेस कीजिए, उसके बाद देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग सोच लिए होंगे आंसर। तो आपका आंसर होगा बी, जल्दी बाद में अनुभव का निर्गम। जो मतलब पहले होना चाहिए वो क्या हुआ, बाद में उसको समाजीकरण हुआ। इसके कारण उसे निर्णय लेने में परेशानियां होती है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, जल्दी बाद में अनुभव का निर्माण। चौथा क्वेश्चन है आपके साथ, वह प्ले जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सुविधा प्रदान करता है, वह है। पहला ऑप्शन है मेक वीकली प्ले, पैरेलल प्ले, सोलिटरी प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले। तो आपका सही आंसर होगा मेक वीकली प्ले, यानी ऑप्शन ए। पांचवा,
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्क के किस चरण में बच्चे मानते हैं कि नियमों को सभी के लिए समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत कर्तव्य के रूप में पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारी अभिविन्यास। सी, बाध्य उद्देश्य उन्मुखीकरण। डी, समाजीकरण व्यवस्था अभिविन्यास बनाए रखना। तो आपका सबके लिए समान हित चाहता है बच्चा कब? तो आपका आंसर हो जाए सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। अच्छा लड़की अच्छा लड़का में तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरी की बुराई भी करता है। दंडात्मक अज्ञात में आप किसी दंड के द्वारा आपका आज्ञा पालन करता है। तो सबका जिसमें हित देखता है वो सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में आता है। क्वेश्चन 6, अपने लंबे लेकिन पतले गिलास में नींबू डुबाने के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिता ने उन्हें अधिक नींबू पानी दिया। उनकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने अपने पिता को सारा के गिलास में नींबू डालते हुए देखा था और जानती थी कि दोनों गिलास में नींबू पानी बराबर मात्रा में है। इस संदर्भ में सारा प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है केंद्रीकरण, एनिमेशन, सीरियसन, वर्ग समावेशन। तो आपका सही आंसर होगा केंद्रीकरण, क्योंकि वो पहले से अपने विचार पर अडिग है। केंद्रीकरण मतलब बदली नहीं, क्योंकि पहले से वो जान चुकी थी कि उसने देखा था कि पतला हो लेकिन उसमें भी नींबू पानी पिताजी ने समान ही डाला है। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं को निरूपित करने के लिए प्रतीक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और तार्किक विचार उत्पन्न करते हैं? पहला है पूर्व संचालन चरण, दूसरा है कंक्रीट परिचालन चरण, पोस्ट ऑपरेशन चरण, औपचारिक और परिचालन का चरण। तो शुरू करने की बात तो एक स्टेज पहले चले जाते हैं, तो इसमें होगा पूर्व संचालन का चरण यानी ऑप्शन ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अमन किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे सही तरीके से सुलझाने के संघर्ष में कर रहा है। उसकी माँ कैसे और क्यों के रूप में कुछ संकेत देती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का यह रणनीति क्या कहा होगी? तो अधिगम की इस रणनीति को कहेंगे अधिगम के लिए स्कैफोल्ड के रूप में कार्य करना। अधिगम के लिए मतलब उसके लिए वो बता रही है, सीखने के लिए वो बता क्यों क्या कैसे बीच में जब कार्य किया जाता है तो वो अधिगम के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की सिद्धांत में सहायक खोज में विकास द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यही आपका क्वेश्चन है 9 नंबर। वाइगोत्स्की, तो पहला है ऑप्शन संज्ञानात्मक संघर्ष, सहकर्मी सहयोगी उत्तेजना की जोड़ी और सुदृढ़ीकरण। ठीक,
तो वाइगोत्स्की सहगामी यानी एक दूसरे सहगामी, इसका आंसर क्या होगा? सहगामी सहयोगी सहयोग। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जब निम्नलिखित में कौन से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने के लिए किसी की प्रारंभिक अवधारणा में परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होता है? बोल्डी किनेस्थेसिस, इंटेलिजेंस। दूसरा है स्थानीय बुद्धिमत्ता। उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता और ट्रांसनल इंटेलिजेंस। तो इसका क्या है? चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जब निम्नलिखित में से शब्द दृश्य जगत को सटीक रूप से देखने और किसी प्रकार प्रारंभिक अवधारणा में परिवर्तन करने की क्षमता पर लागू होता है, यानी ये होगा स्थानीय बुद्धिमत्ता। किसी सटीक रूप से दृश्य जगत मतलब जो देखने वाला है, तो जब उस स्थान पर देखेंगे नहीं तो उसके बारे में जानकारी कैसे होता है? ये होगा स्थानीय बुद्धिमत्ता। उसके बाद है हेतल घर में गुजारा करती हेतल घर में गुजराती बोलती है और भाषा पढ़ने लिखने में पारंगत है, माने निपुण है। स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। वह एक ऐसी भाषा है जिसे वह नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में स्कूल द्वारा क्या किए जाने चाहिए? पहला है कि हेतल को स्कूल में केवल हिंदी बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। बताइए कैसे संभव, जो तो जानती ही नहीं है हिंदी, तो वो ऐसे बोलेगी? ऐसे होगा ही नहीं। बहुभाषावाद संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मूल भाषा का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। अभी तक तो ये ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट में एक ही ऑप्शन, सारे ऑप्शन कभी कभी सही लिखते हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा चुनना पड़ता है। तो अगला है कि शिक्षक को हेतल के घर पर से घर पर जो कुछ भी सीखता है उसे भूल जाने के लिए कहना चाहिए। ये सरासर गलत है। हेतल को उस अनुभाग के हस्तांतरित किया जाना चाहिए जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। बताइए, वो गुजराती जानती है, हिंदी मीडियम में पढ़ती है, अब उसको इंग्लिश वाले स्थान पर ट्रांसफ़र, तो ये आपका ऐसे भी नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया होगा क्या? ऑप्शन बी, समूहवाद संस्कृति बनाने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे का मूल भाषा का सम्मान और प्रोत्साहन, किसी का शिकायत नहीं, सबका इज्जत हो। तो आपका आंसर होगा बी। लिंग, मतलब लिंग क्या है? 12वां क्वेश्चन है आपका। लिंग जन्म के समय निर्धारित किया जाता है, पूर्व निर्धारित आनुवंशिक लक्षण है, सामाजिक संरचनाओं का निर्धारित है, जन्मजात गुण है। तो ये लिंग तो पहले से रहता है, मतलब जो हम लोग जानते हैं नर मादा पुरुष, ये तो पहले से रहता ही है। लेकिन वो तो लिंग आखिर उसका नाम किसने दिया कि ये स्त्री होगा, स्त्री पुरुष होगा? ऐसे भी तो हो सकता है कि स्त्री वाला पुरुष हो जाए, पुरुष को स्त्री। तो वो जो शुरू में ये समाज ही माना कि इस तरह के संरचना स्त्री होगा, ये पुरुष होगा, यानी ये सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होता है कि लिंग सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में है, कथनकरण है। ए, अभिकथन।
एक शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विविध तरीकों को उपयोग किया जाना चाहिए। सही बात है। कारण मतलब क्यों उपयोग किया जाना चाहिए? मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बाकी छात्रों से अलग करना है। सही विकल्प चुनें। अब देखते हैं कि कथन सही है, कारण सही बताया गया है कि नहीं बताया गया है। तो कथन में था शिक्षक द्वारा मूल्यांकन और शिक्षा के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है। इसमें बी की जगह पर आर लिख दिया है, यहाँ आर लिखना चाहिए जहाँ बी कारण लिखा है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या करता है, आर और दो दोनों सही है लेकिन उसका व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। दोनों सत्य है। देखते हैं तो ये इसका आंसर होगा, आप भी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, माने कारण गलत है। क्योंकि मूल्यांकन मतलब परीक्षा जो लेते हैं उसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं होता है कि बाकी बच्चों से उसको अलग पढ़ाएं, चाहे अच्छा बुरा कहें। मूल्यांकन तो उनके कमी को पता लगाने के लिए केवल किया जाता है कि उसको सुधारा कैसे जाए। तो आपका आंसर होगा सी। 14 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये विशेषता है। कह रहा कि लालची समूहीकरण माने सीखने के लिए होता है। लालची समूहीकरण मोबाइल शिक्षक, आप यहाँ समझ जाइए ये मोबाइल शिक्षक कहाँ से आएगा, मतलब मोबाइल बच्चों को नहीं, मोबाइल का मतलब होता है घुमंतु, मतलब बच्चे जब टीम वर्क करते हैं तो शिक्षक का काम होता है घूम घूम के टीमों में देखना। तो इसमें देखना है कि कौन नहीं है, नहीं को आप लोग को ध्यान से देख के पढ़ना है। तो इसका आंसर है बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सही बात है। लचीला समूहीकरण माने लचीला का कुछ गलती हो उसमें सुधारा जाए, नहीं कि अपने एकदम उसी तरीके से जाए तो जाए। उसके बाद मोबाइल शिक्षक मतलब घुमंतु होना चाहिए। पुरस्कार एवं दंड का ध्यान देना, तो प्रगतिशील शिक्षा में पुरस्कार दंड नहीं दिया है, बच्चों को तो दंड देना ही नहीं है। आपको यह दिमाग में रखना है कि बच्चों को किसी तरह से परेशान नहीं करना है। राशि ने बच्चे की अवधारणा की समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि कोशिश की। उसने उनसे दिए गए उत्तर के लिए यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्न तैयार करने को कहा। शिक्षण अधिगम के प्रति उनका दृष्टिकोण बालक केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, उपदेशात्मक केंद्रित है, संस्करण केंद्रित है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है नीचे वाला लाइन में कि बच्चों से अधिक प्रयास करवा रही है, यानी ये बालक केंद्रित होगा क्योंकि इसमें बच्चे अधिक प्रश्न तैयार कर रहे हैं। शिक्षक तैयार करते तो शिक्षक, पुस्तक वाले केवल बनाते तो पुस्तक केंद्रित होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा क्वेश्चन नंबर 16 में मित्र प्रणाली और सहयोगात्मक अधिगम में, अब यहाँ से भरना है कि क्या सही होगा। दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये कभी भी आए तो ये नकारात्मक है। हतोत्साहित करना मतलब बुराई किसी का तो करना नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके बाद है स्टीरियोटाइप गठन की ओर ले जाया जाए, सभी के लिए अधिगम के परिणाम को कम करना चाहिए। तो अधिगम के परिणाम कम माने सिखाना कम, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो गतिविधि माने करके सीखने को बढ़ावा देना चाहिए, गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में अलाभ और
वंचित समूह के शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, जिससे मतलब स्कूल से बाहर उसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिए कहना चाहिए। दूसरे के पास नहीं भेजना है, ध्यान रखना है, ये नहीं होगा। छात्रों के लिए विशेष खंड बनाना है, माने विशेष टुकड़ा। उसके बाद तो ये भी नहीं करना है विशेष किसी की अलग से नहीं, सबको साथ लेके चलना है सब। क्षमता आधारित समूह बनाना, यह भी गलत हो गया, क्योंकि अलग अलग रख दीजिएगा, तेज वाला अलग, जो मंदबुद्धि है उसको अलग, तो वैसे बालक सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब मंदबुद्धि है तो उसमें देख के लिखेगा कैसे। तो ऐसे सबको साथ मिला कर बैठा के पढ़ाना है। तो ये भी समूह नहीं बनाना है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। सहयोगी समूह का निर्माण करना, जो अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह विविधता का उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों को शामिल करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावी है। ऑप्शन है ए उच्च संचरित कक्षा, जहां शिक्षण मुख्य रूप से मौखिक निर्देश के माध्यम से होता है। लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा छात्र अपने हित के कार्य करते हैं। कक्षा एवं छात्र अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए हर समय अपने नियत पदों पर बैठते रहे हैं। वह कक्षा जिसमें जटिल निर्देश के साथ निर्देश बच्चों को देना ही नहीं है तथा उच्च कोटि के एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट क्या कह रहा है। हाँ, तो कक्षा में जटिल निर्देश के साथ उच्च कोटि का चिंतन करवाना। अब छोटा है भाई, जटिल कार्य करेगा नहीं। आप जानते हैं कि 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है आप लोग को। इसलिए क्या होगा, लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था के साथ कक्षा जहां छात्र अपने हित के कार्य पर कार्य करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार आपको चलना है कि वो सीखने के मूड में है या नहीं है। अब एक फिक्स टाइम कर दिए कि रोज इतना पढ़ाना है, तो ये नहीं हो पाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, जो लोग एक नई स्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक भिन्न सोचते हैं, मतलब अलग सोचते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। आंतरिक व्यक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि तो केवल उतना ही सोचता है। व्यवहारिक बुद्धि कुछ ही बात को देख के सोचता है। प्रकृतिवाद बुद्धि प्राकृतिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। रचनावाद बुद्धि के बच्चे दूसरों से भी रचनात्मक बुद्धि वाले होते हैं। ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। उसके बाद है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ये क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन हिंदी में पूछ सकता है, इसी को इंग्लिश में पूछ सकता है। इसको ध्यान से देखिएगा कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कठिन होते पढ़ने और लिखने में, यांत्रिक गति में, चित्र बनाने में, सुनवाई में। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को लिखने और पढ़ने संबंधित कठिनाइयाँ होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, बच्चे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक की तरह होते हैं। वैज्ञानिक
अन्वेषक माने खोजकर्ता, सही है। बच्चे को सक्रिय खोजकर्ता होता है, ये भी सही है। बच्चे बड़ों की तरह सोचते हैं उनसे केवल छोटा। उसके बाद है कि बच्चे सामाजिक संपर्क के माध्यम से अपना पर्यावरण का अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं। तो इसका आंसर होगा करते हैं, देखते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। पहला बताया था कि बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक खोजकर्ता होते हैं, इस बात से ये। दूसरा है कि सक्रिय खोजकर्ता, वही बात लिखा, फिर समझिए। और तीसरा में है कि बड़ों की तरह सोचते हैं केवल उनसे छोटा, ये नहीं, केवल उनसे छोटा ही नहीं सोचते, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सी, 1, 2, 4 सही है, 3 क्या है, गलत है। 22 नंबर में क्वेश्चन है, 22 नंबर में क्वेश्चन आपका है, छात्रों के कार्य में त्रुटियों का विश्लेषण करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। छात्रों को रैंक करना और उन्हें क्षमता आधारित समूह अलग करना, ये तो करना ही नहीं है, समूह में बांटना ही नहीं है, ऐसे ही गलत। बच्चों की सोच को समझना, हाँ ये हो सकता है। आगे भी देखते हैं कि आखिर वो गलती किया क्यों। किसी प्रकार की गलती करने पर छात्रों को फटकारना, छात्रों को डांटना नहीं है, इतना समझ रखिए। स्कूल में शिक्षा को दक्षता की तुलना करना, दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं, यानी बच्चे की सोच को समझना है, गलती क्यों किया, ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक कारण से भी सीखना, मानसिक संतुलन से सीखना तो प्रभावित होता ही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण से आपके पास समाज कैसा है उस पर पड़ता है। स्कूल संबंधित कारक ये भी है। शिक्षक संबंधी कारक, यानी आपका आंसर होगा डी। तो अधिगम शब्द से शिक्षक अच्छे होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, स्कूल का वातावरण अच्छा होगा तो भी अच्छा होगा, समाज आपका अच्छा होगा तो अच्छा शिक्षा मिलेगा, मनोवैज्ञानिक कारण आपका दिमागी हालत ठीक रहेगा तो भी तो सीखेगा। तो अधिगम में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभव पे चर्चा करने और उन जानकारी पर निर्णय करने का अवसर देना, इसका उपयोग करने का उदाहरण क्या है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। छात्रों को कक्षा में त्योहारों के उत्सव के अपने अनुभव पर चर्चा करने और उसकी जानकारी पर निर्माण करने का अवसर देना, इसका उपयोग करने का उदाहरण है व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देश, सामाजिक रचनावाद, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होगा नहीं क्योंकि उसके विचार के पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या, उसके समाज के बारे में रीति रिवाज, ऐसे ही समझ में आ गया कि सामाजिक रचनावाद होगा। आंसर इसका सी। 25 नंबर में क्वेश्चन है, कक्षा में सीखने को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि सीखना और शिक्षा होना चाहिए। मतलब तथ्य और ज्ञान को रटना तो करवाना नहीं, जहाँ भी रटने आए उसको ऐसा ही काट दीजिए, वो होगा ही नहीं। हर 3 महीने में छात्रों की सामग्री बढ़ाने के आधार पर और आलोचनात्मक सोच की जांच और विकास पर केंद्रित किया जाए। परीक्षा के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब केवल परीक्षा पास करने के लिए, भले उसमें ज्ञान हो या नहीं, तो भाई चीट करके पास थोड़ी करेगा बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
बताइए। इसका सही आंसर होगा आलोचनात्मक सोच की जांच करें और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आलोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि बच्चे उसकी कमी और उसकी अच्छाई दोनों बताए, यही वो क्या हो गया, आलोचनात्मक सोच। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में, क्या है, निमोनिक डिवाइस है। निमोनिक डिवाइस क्या है? एक तकनीकी जो याद करने में मदद करती है। दूसरा है भावनाओं के नियमन के तकनीक है। एक सी में है एक अप्रभावी व्यवहारिक रणनीति है। डी है प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक उदाहरण है। तो ये मान लीजिए क्या है, एक तरह का याद कराने का डिवाइस है, एक तकनीक है जो याद करने में मदद करती है, निमोनिक, जिससे हम किसी चीज़ के किसी को जोड़ के साथ पढ़ते हैं हम, निमोनिक। अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका 27 नंबर है। अनुज कक्षा 3 को ईवीएस पढ़ाता है और अपने छात्रों को किसी भी विषय से परिचित कराने के तुरंत बाद हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। यह रणनीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? रटना सिखाना, परिप्रेक्ष्य समझाना, आलोचनात्मक सोच और पूछताछ। तो इसका आंसर अभी समझिए कि पीछे अभी देखें कि क्या नहीं करना हम लोग को। रट कर सिखाना, ये तो कराना ही नहीं। परिप्रेक्ष्य उद्देश्य सिखाना, ये तो सिखाएंगे। आलोचनात्मक सोच, अच्छाई बुराई उसका क्या है। और पूछताछ, बच्चे पूछताछ से सीखते हैं, बच्चों को डांटना नहीं है। जो बच्चा पूछता है इसका मतलब कि वो आपकी बातों को समझ रहा है, तभी एक अलग अलग प्रश्न आपके बारे में वो पूछ रहा है। यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्या, परिप्रेक्ष्य समझना। परिप्रेक्ष्य समझना। उसके बाद आलोचनात्मक सोच, पूछताछ। 29 नंबर में है अभिकथन। ए, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने प्रत्येक बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चे में असफलता का भय और प्राप्त करने का दबाव नहीं डालना चाहिए। ये तो बात सही है। अब कारण क्यों बताया, देखिए अब कारण उसमें मेल खाता है कि नहीं। सार्थक अधिगम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा की भावना महसूस करें। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, देखिए करा ए और आर दोनों सत्य है और आर सही का व्याख्या कर रहा है, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं कि ए कि बच्चों पे बोझ डालना नहीं है, सही बात है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में है कि अलीजा जिसका नियंत्रण आंतरिक है और परीक्षा में अपनी असफलता का श्रेय निम्नलिखित को देती है। पहला क्या है, उसकी क्षमता की कमी, प्रश्न पत्र कठिन होने के कारण, दुर्भाग्य, शिक्षक का उसके प्रति पक्षपाती होना। तो कोई बच्चा फेल क्यों होता है, उसकी क्षमता की कमी है, इसके कारण वो फेल होती है। देखिए डी नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहता है। उसे चाहिए कि ऑप्शन ए, बच्चे को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, कंपटीशन एक दूसरे से नहीं करवाना है, हटाइए नहीं होगा।
बच्चों में भय, चिंता, दबाव तो वो तो पढ़ेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। भौतिकवाद, पुरस्कार प्रदान करना, बढ़ा पैसे, गिफ्ट, ये सब, इससे भी बच्चे का लालची मन हो जाता है कि जब दीजिएगा चॉकलेट तभी सीखेगा। इसके कारण भौतिक पुरस्कार भी नहीं देना है। तो होगा आंसर क्या, ऑप्शन डी। बच्चों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, मानो उसकी जिज्ञासा को केवल प्रोत्साहन देना है, सीखने के लिए प्रेरित करना है, बढ़ावा देना है एवं स्वयं के सीखने को बढ़ावा देने का प्रयास करना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में करते हैं। अगले कहिएगा तो इसका ही इस पेपर को पूरा ही करवाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में इनको और पूरा करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम रोज़ वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।